जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप साइंस का एमसीक्यू जैसा देखे, आपने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया उसका। तो आज अगला दिन है, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आए। देखिए, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो अभी पूछा जाता है बिहार में या कहीं भी और भी पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम कहिए या टीचर में भी, तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। हम एंसेंट का भी पढ़ाएंगे, मीडिएवल का भी पढ़ाएंगे, ठीक है, उसका भी एमसीक्यू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पूरा क्लियर करवा देंगे, ताकि उसके बाद फिर एक बार फिर से हम रिपीट करवाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले अभी डेली आपको माने कि यानी कि मंगलवार को और बृहस्पतिवार को, ये 2 दिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू देखने को मिलेगा डेली, ठीक है। मैंने डेली का एमसीक्यू जो सीरीज है उसमें मंगलवार का और बृहस्पति का जो दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का अभी एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी सोमवार को और बुधवार को जो है साइंस का है, अभी उसमें बोटनी चल रहा है, उसके बाद फिर सारा उसी सीक्वेंस वाइज चलेगा, चैप्टर वाइज। उसके बाद शुक्रवार को ज्योग्राफी और शनिवार को पॉलिटी चलेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है। समझ गए? ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है। जो अंग्रेज था वो किस तरह भारत में अपना हुकूमत को बढ़ाया, किस तरह लोगों को जितने भी राजा महाराजा थे सबको प्रस्त कर करके सबका माने कि हड़प नीति के तहत कुछ कोई और नीति के तहत सबका सत्ता छीन लिया। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, मैसूर, मराठा संघ, पंजाब, अवध, सिंध आदि। समझ गए? तो ये सारे और भी हैं। इसमें टोटल जो एमसीक्यू है, इसमें जो एमसीक्यू हम लिए हैं, इतना एमसीक्यू ना आपको घटना चक्र में मिलेगा और ना आपको लुसेंट में मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको लुसेंट से भी यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेगा, आपको घटना चक्र से भी एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और आपको एनसीईआरटी तो सारा यही है, एनसीईआरटी से ही सारा एमसीक्यू है। मतलब कि ये पूरा एमसीक्यू जो है पीवाईक्यू का है, और बहुत ही जो एग्जाम में लगभग एकदम पूछा जाता है। इतना आप क्लियर कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। वन डे एग्जाम में, कंपटीशन में आपको इससे ज़्यादा एमसीक्यू कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल 220 एमसीक्यू इस चैप्टर से हमने लिया है। तो देखिए, पहला जो एमसीक्यू आपके सामने है, देखिए पहला जो एमसीक्यू है वो है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। समझ गए? तो प्लासी का युद्ध 1754 ईस्वी में तो नहीं हुआ था। यहाँ पर अंग्रेजों और नवाबों के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ा था। समझ गए? 1754 में अंग्रेजों और नवाबों के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ा था, लेकिन इस वर्ष मतलब कि प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था। 1757 की बात की जाए तो 23 जून 1757, समझ गए, 23 जून 1757, इसी दिन जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी दिन जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें कौन कौन से मतलब कि भागीदारी हुए थे, जैसे देखिए, इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। समझ गए? इसमें सिराजुद्दौला, हिंदी मेरा थोड़ा सा वो है, समझ गए, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन जो हम आपको कंटेंट देंगे वो बहुत ही बेहतर कंटेंट देंगे, ठीक है, बहुत ही यूनिक और बेहतर कंटेंट देंगे आप लोग सभी को। समझ गए? और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, समझ गए? तो 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। और ये इसमें हो सकता है कि ये भी पूछा जाए कि ये कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। समझ गए? नदिया जिला बंगाल में हुआ था। ये जो है नदिया जिला बंगाल में। समझ गए? इससे ज़्यादा और कुछ इस प्लासी के युद्ध से आपको नहीं पूछा जा सकता है। मतलब कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ, और ये हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच नदिया जिला बंगाल में, ठीक है, नदिया जिला बंगाल में ये युद्ध हुआ था। समझ गए? और एक है 1764 है, 1764 इसके बाद जो है 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था
समझ गए। 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1772 की बात की जाए तो 1772 में अंग्रेज जो है बंगाल में अपना सत्ता स्थापित लगभग कर चुके थे। मतलब 1772 आते आते अंग्रेज अपना सत्ता जो है स्थापित कर चुके थे। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच नदिया जिला बंगाल में, समझ गए, नदिया जिला में, बंगाल में एक नदिया जिला है, वहीं पे हुआ था। और 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? वो हुआ था बक्सर का युद्ध। समझ गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध आ ही गया। समझ गए। तो बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। सबसे पहले ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। समझ गए। ये बक्सर कहां पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बक्सर कहां पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। किनके बीच हुआ? तो अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, ये गलत है। अंग्रेज बनाम मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल यही होगा। अंग्रेज बनाम टीपू सुल्तान, ये गलत है, ये गलत है। समझ गए। तो अंग्रेज बनाम मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, यही जो थे मतलब कि इनके बीच हुआ था। समझ गए। तो यही ऑप्शन राइट है। और ये इसमें जो अंग्रेज जो है, अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो अंग्रेज का नाम था हेक्टर मुनरो। वो अंग्रेज का क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो था। समझ गए। तो जो अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला था वो हेक्टर मुनरो था। इसका परिणाम ये हुआ कि बक्सर का जो युद्ध हुआ इसमें हेक्टर मुनरो और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इसमें परिणाम हुआ कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो गई। समझ गए। अंग्रेजों की पकड़ यानी कि उसमें जो भारी कौन पड़ गए? उसमें अंग्रेज भारी पड़ गए और उनका पकड़ जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल में बहुत ही मजबूती हो गया। तो बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो अंग्रेज बनाम मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। हेक्टर मुनरो जो है इस अंग्रेज थे, वो नेतृत्व कर रहे थे और ये बिहार बक्सर में हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इससे कुछ ज्यादा पूछने वाला इसमें नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1765 की इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले तो ये है, समझ गए, कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या यही सही है? हाँ जी, यही सही है। समझ गए। तो मतलब कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि जो है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ही हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। और बाकी ये तो मतलब कि ये गलत है। समझ गए। ये टीपू सुल्तान और बेलेजली, टीपू सुल्तान और बेलेजली जो है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से संबंधित है। ये कहां से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि से संबंधित है, की संधि से संबंधित है। समझ गए। टीपू सुल्तान और जो बेलेजली है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से संबंधित है। हैदर अली और कॉर्नवालिस ये नहीं होगा। शिवाजी और शाहजहां ये सब तो मुगल काल का विषय है। समझ गए। ये तो मुगल काल का विषय है। बाकी ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन जो है वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग ही था। ठीक है, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो वारेन हेस्टिंग ही था। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर मतलब कि बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव में आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था लेकिन गवर्नर जनरल नहीं था। ये गवर्नर था लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर जनरल नहीं था। ये रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर था पर गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर जनरल नहीं था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसके बाद नियुक्त हुए और लॉर्ड डलहौजी बहुत बाद आए थे। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का कौन था?
एएसएससी सीएचएसएल यूपीएससी में पूछा गया एमसीक्यू है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का जो था वो कौन था, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन में आपको लॉर्ड कैनिंग दिख रहा है, ये लॉर्ड कैनिंग जो है यही होगा, समझ गए। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, समझ गए। तो ये कब बने थे? 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में बने थे, ईस्वी में बने थे, समझ गए। 1858 ईस्वी में ये बने थे और 1857 की क्रांति के बाद जो है, ये 1857 जो बहुत ही बड़ा क्रांति था, उसके बाद ही ये सब हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी का रूल खत्म हुआ और पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन का जो भारत पर नियंत्रण हो गया। माने कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का पूरी तरीके से भारत पर दबदबा हो गया, समझ गए, और जो कंपनी का तो जो था वो समाप्त हो गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो संपूर्ण भारत का था वो कौन था? 1858 ईस्वी में, तो वो लॉर्ड कैनिंग बने थे, ठीक है। ये वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड विलेजली जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहे थे, समझ गए, लेकिन भारत का ये नहीं थे। लॉर्ड मियो जो है वो बाद में आए थे, समझ गए। लॉर्ड मियो भी थे लेकिन लॉर्ड मियो बाद में आए थे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, सहायक संधि लागू करने का श्रेय किसे जाता है? सहायक संधि क्या था? जैसे भारत में जितने भी शासक थे उनके मतलब कि जो क्षेत्र में अंग्रेज भी अपना शासन करें, अंग्रेज भी सहायक माने कि सहायक रूप से वो भी वहाँ पर सत्ता में हस्तक्षेप कर सकें, यही सहायक संधि था, समझ गए। तो सहायक संधि का एक बहुत ही प्रतिष्ठित माने कि राजा थे वो मतलब कि विरोध किए थे टीपू सुल्तान सहायक संधि का विरोध किए थे। वो अपने मतलब कि अपने क्षेत्र में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होना नहीं देना चाहते थे, ठीक है। तो सहायक संधि लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो सहायक संधि वारेन हेस्टिंग नहीं, ये गलत है, समझ गए। लॉर्ड ब्लेजली, बिल्कुल लॉर्ड ब्लेजली जो है सहायक संधि करने का श्रेय इनको जाता है। सहायक संधि किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि यानी कि जितने भी शासक थे भारत में उनके क्षेत्र में अंग्रेज हस्तक्षेप करके उसमें शासन कर सके, समझ गए, यही सहायक संधि था। आप ठोक ठिठा के यही समझ लीजिए, समझ गए। और लॉर्ड डलहौजी की बात किया है तो ये विलय नीति अपनाई थी, इनके ये जो है विलय नीति अपनाया था। क्या क्या ये सब अंग्रेज किया था करके, क्या अपनाया था? ये विलय नीति अपनाया था, विलय नीति अपनाया था। लॉर्ड रिपन के बाद जो है, लॉर्ड रिपन एक स्वशासन का समर्थन था, ये लॉर्ड रिपन जो है स्वशासन का ये समर्थन था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो रैयतवाड़ी के व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है थॉमस मुनरो और रीड, यही होगा, ठीक है। थॉमस मुनरो और रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो थॉमस मुनरो और रीड थे, समझ गए। और इन्होंने जो है मतलब कि इस प्रकार का व्यवस्था किया था कि किसानों से रैयतों से डायरेक्ट वसूली करते थे, डायरेक्ट किसानों से वसूली किया जाता था, डायरेक्ट, समझ गए, किसानों से वसूली किया जाता था, किसानों से वसूली किया जाता था, डायरेक्ट इसमें किसानों से वसूली किया जाता था। और इसमें जो है सबसे पहला ये 1820 में मद्रास और बॉम्बे में लागू किया गया। ये सबसे पहले जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1820 में मद्रास और बॉम्बे में लागू किया गया। समझ गए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसानों से वसूली किया जाता था, डायरेक्ट रूप से किसानों से वसूली किया जाता था। और यह है जो 1820 में सबसे पहले मद्रास और बम्बे में लागू किया गया, समझ गए। ये भूमि का कर जो है ये किसानों से क्या वसूला जाता था? भूमि का कर, समझ गए। भूमि का कर किसानों से वसूल किया जाता था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये स्थायी बंदोबस्त लागू किए थे, अस्थाई बंदोबस्त लागू किए थे।
अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, समझ गए। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति तो है, ये है, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट जो सेटलमेंट है वो कब लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कब लागू किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था, अस्थाई बंदोबस्त में डायरेक्ट किसानों से कर वसूल ना कर करके इनको जमींदार एक तय कर दिया गया कि हाँ आपका ये जमींदारी है, आप इतने क्षेत्र में कर वसूल करके किसानों से आप हमें देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त है, समझ गए। यानी कि एक जमींदार वहां पर तय कर दिया गया कि जमींदार इतने क्षेत्र का ये जमींदार है और इतने से कर वसूली कर करके इन्हें यहाँ पर देना है। तो अस्थाई बंदोबस्त इसी को कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये कब लागू किया गया, तो ये किया गया 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। उड़ीसा में लागू किया गया। समझ गए। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ये सबसे पहले लागू किया गया 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त क्या था, ये जमींदारों से कर वसूली करना, जमींदारों से कर वसूली करवाया जाता था। क्या था, जमींदारों से जमींदारों के द्वारा होगा, समझ गए। जमींदारों के द्वारा किसानों से, जमींदारों के द्वारा कर वसूली किया जाता था। कर वसूली किया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त समझ गए कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि एक जमींदार को इतने क्षेत्र का एक दे दिया गया कि आप इस क्षेत्र के जमींदार हैं, आप यहाँ पे ये हर किसान से जमींदारी वसूल करके आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त यही है। 1793 ईस्वी में सबसे पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, दस्तक प्रथा, फ्री ट्रेड पास सिस्टम को किसने समाप्त किया। अब मीर जाफर तो कठपुतली था अंग्रेज का, समझ गए। मीर जाफर जो था अंग्रेज का कठपुतली था, अंग्रेज का कठपुतली था, ये कठपुतली था, अंग्रेज का ही कठपुतली था, समझ गए। अंग्रेज इसको जैसे मैं जैसे नचा देता था। मीर कासिम, हाँ बिल्कुल, मीर कासिम जो है 1763 ईस्वी में, यही जो है मीर कासिम जो है 1763 ईस्वी में कब समाप्त किए, 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में समाप्त किए, 1763 ईस्वी में समाप्त किए। मीर कासिम जो है, तो दस्तक प्रथा यानी कि फ्री ट्रेड पास सिस्टम को किसने समाप्त किया, तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने इसे समाप्त किया। मतलब कि जहां मन तहां जो है अंग्रेज अपना मनमौजी पूरे तरीके से भारत में कर रहा था, ठीक है, कि जहां मन तहां जितना व्यापार बढ़ाना है बढ़ा लो, कोई मतलब अपना बाबू जी के ठीका है, समझ गए। इस तरह के अंग्रेज पूरे तरीके से भारत को बर्बाद करने आया था। तो दस्तक प्रथा को कौन समाप्त किया, तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने समाप्त किया। अंग्रेज यही था मीर जाफर जो इसने था जो बिहार को भारत को गुलाम होने से, मतलब कि होने पर मजबूर कर दिया, समझ गए। अंग्रेज का ही कठपुतली था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, जगत सेठ किसे कहा गया है। तो जगत सेठ जो है, जगत सेठ यहाँ पर ऑप्शन में गलत हो गया है, माधव राय एवं मानिक चंद होगा यहाँ पे, समझ गए। माधव राय एवं मानिक चंद, माधव राय एवं मानिक चंद। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि जगत सेठ किसे कहा गया, तो माधव राय और मानिक चंद को जगत सेठ कहा जाता था, ठीक है। माधव राय और मानिक चंद को जो है जगत सेठ कहा जाता था। माधव राय और मानिक चंद क्या था, ये एक प्रकार का बैंकर परिवार था। बैंकर परिवार जैसे आजकल होता है ना कि पैसा रखने वाला, लेन देन करने वाला, इस तरीके से इसके यहाँ बहुत सारा स्टॉक वगैरह, अंग्रेजों को आर्थिक रूप से सहायता भी किया था। ये जो है बैंकर परिवार था एक तरीके से। माधव राय और मानिक चंद जो है बैंकर परिवार था, बैंकर परिवार था, समझ गए। इसने
अंग्रेजों को जो है आर्थिक रूप से मदद भी किया था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग नहीं, और लॉर्ड कार्नवालिस जो है ये नहीं था, ये प्रशासनिक सुधार किया था। ये क्या किया था? प्रशासनिक सुधार किया था। लॉर्ड कार्नवालिस जो है क्या किया था? ये प्रशासनिक सुधार किया था, समझ गए। और लॉर्ड विलेजली, बिल्कुल लॉर्ड विलेजली ही जो है, जानते हैं ये कॉलेज काहला बनवाया था? एक कॉलेज बनवाया था कलकत्ता में, ताकि अंग्रेज जो है हिंदी, फारसी, उर्दू, ये सब जो भारत का जो देसी लैंग्वेज है सीख सके, और लोगों को व्यापार जैसे होता है ना कि जाकर के ज़मींदारी वसूलना, ये करना वो करना, लोगों को सताना, इसमें लोग क्या बोल रहा है इसको समझना सुनना, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो यही जो है फोर्ट विलियम कॉलेज इस तरह के ये हमनी लगे नहीं बनवाया था, ये बनवाया था अपने लिए, अपने फ़ायदा के लिए बनवाया था, समझ गए। तो ये 1800 ईस्वी में बनवाया था। ये कब बनवाया था? ये 1800 ईस्वी में कलकत्ता में बनवाया था। कलकत्ता में बनवाया था 1800 ईस्वी में, ये कलकत्ता में बनवाया था। और इसका जो उद्देश्य था हिंदी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं को अंग्रेजों को सिखाना, कलकत्ता में, समझ गए। तो यही था कि मतलब कि लॉर्ड विलेजली इतना ही नहीं था कि हाँ भारत में कॉलेज खोल दिया कि यहाँ के लोग शिक्षित करें, ये अपना फायदा के लिए किया था, ताकि जो है विदेश से लोग आए। ऐसा अंग्रेजी था ना, अंग्रेजी जानता था, मतलब कि लैंग्वेज सीखेगा तब ये तो देखेगा कि हाँ कौन क्या बोल रहा है। तो लॉर्ड विलेजली जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में खोला था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 1793 का अस्थाई बंदोबस्त जो है, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? तो ये पहले भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। तो ये किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। ये क्या किया था कि मतलब कि एक ज़मींदार तय कर दिया कि हाँ तुमको इस क्षेत्र से, इस एरिया से जो है ज़मींदारी वसूल करना है। एक फिक्स रेट तय कर दिया गया, और वो वसूल करके ये अंग्रेज को अपना देता था, समझ गए। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग नहीं किया था। लॉर्ड विलेजली जो है, लॉर्ड विलेजली ये सहायक संधि से संबंधित है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। सहायक संधि से संबंधित है, सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड विलेजली जो है ये सहायक संधि से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन है? लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्वशासन से संबंधित है। देखिए रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लागू हुआ? तो बंगाल में नहीं, बंगाल में तो अस्थाई बंदोबस्त था, समझ गए। बंगाल में नहीं लागू हुआ था, मद्रास में, बिल्कुल मद्रास में जो है रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो लागू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा जो है बंगाल में नहीं था, बॉम्बे में नहीं था, हैदराबाद में भी नहीं था, ये मद्रास में लागू किया गया था, ठीक है। बॉम्बे में बाद में लागू किया गया, पहले मद्रास में लागू किया गया, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रथा जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो वो मद्रास में लागू किया गया, बाद में बॉम्बे में भी लागू किया गया, ठीक है। 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा 1820 में कब लागू किया गया? तो 1820 में थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड, समझ गए, कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया। कैप्टन रीड के द्वारा। रैयतवाड़ी प्रथा जो है सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लागू किया गया? सबसे पहले यहाँ पर भी लागू किया गया था, लेकिन पहले यहाँ लागू किया गया, बाद में यहाँ, ठीक है, बाद में यहाँ लागू किया गया। मतलब कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो वो सबसे पहले मद्रास में 1820 में थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया, बाद में बम्बे में भी लागू कर दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
यानी कि हड़प नीति जो है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो सतारा में लागू किया गया था, समझ गए। सबसे पहले हड़प नीति जो है सतारा में लागू किया गया था, और भी जगह लागू किया गया, लेकिन 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में जो है सबसे पहले यहीं लागू किया गया, सतारा में। ठीक है, हड़प नीति जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है सतारा में सबसे पहले लागू किया गया, और बाद में नागपुर और झांसी को भी उसमें ऐड कर दिया गया 17। और लेकिन ये अवध जो है हड़प नीति के तहत नहीं, लेकिन ये इसमें कुशासन के आरोप के कारण, कुशासन का माने कि अथी करके, बहाना करके, कुशासन के कारण इसको भी अंग्रेज जो है हड़प लिए थे, कुशासन के कारण। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो वो सतारा में 1848 ईस्वी में लागू किया गया, समझ गए। झांसी को भी इसमें विलय किया गया था जो 1853 में था, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की नीति सर्वाधिक जो है आलोचना क्यों हुई? सर्वाधिक आलोचना क्यों हुई? लॉर्ड डलहौजी की जो कौन सी ऐसी नीति है जिसके कारण लॉर्ड डलहौजी की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी? ये नहीं हुआ था विधवा पुनर्विवाह का कारण नहीं, ये तो अच्छा चीज़ किया था, समझ गए। रेल प्रचलन के कारण नहीं, ये भी किया था यही, लेकिन ये अच्छा चीज़ किया था, समझ गए। लैप्स नीति के कारण, हड़प नीति के कारण ही ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी आलोचना हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का जो है हड़प नीति के कारण, यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति जो इसका था, जिसके कारण सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर आदि को जब्त कर लिया था, समझ गए। तो लॉर्ड डलहौजी जो है इसी नीति के कारण इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैसूर युद्ध के दौरान किस शासक ने अंग्रेजों से संधि नहीं की थी? मतलब कि अंग्रेजों से संधि करना कौन से शासक ने स्वीकार नहीं किया था? तो वो थे हैदर अली टीपू सुल्तान, समझ गए। हैदर अली टीपू सुल्तान थे जिन्होंने अंग्रेजों से संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुआ था, तो जब मृत्यु होगा तो चौथे में ना होगा। जब पहली मृत्यु हो जाएगा तब युद्ध होगा कैसे आगे, समझ गए। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध के बीच 4 युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो ये 1799 ईस्वी में लास्ट युद्ध हुआ था। 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम के किले में अंग्रेजों से युद्ध करते समय टीपू सुल्तान गुजर गए थे। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 1765 की इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो 1765 की इलाहाबाद की संधि जो है, इसी के बाद जो है अंग्रेज का हुकूमत जो है भारत पर अब बहुत अच्छा हो गया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेज का बहुत एकदम कब्जा बहुत मजबूत हो गया था। ठीक है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल इसी के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, समझ गए। तो अंग्रेजों को इसके बाद जो है अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। इसी संधि के अनुसार बिहार, बंगाल, इसी संधि के अनुसार जो है, इसी के अनुसार बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी इसको प्राप्त हो गया था, समझ गए। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की इसको दीवानी प्राप्त हो गया था। प्राप्त हुई। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? तो वो जो है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और इस पर बहुत अच्छे तरीके से कब्जा जो है वो कर लिया, समझ गए, और अपना जो पकड़ मजबूत कर लिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है,
वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ये अच्छा सा कुछ काम किया था। प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी ने किया था, ठीक है, बिल्कुल। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ये भी। और उपयुक्त सभी, रोहिला युद्ध, ये भी है, समझ गए। तो इसका सभी आंसर सही होगा। तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, और भारत प्रथम सुप्रीम कोर्ट की इसने स्थापना की। रोहिला युद्ध भी इसी के कार्यकाल में हुआ, और उपयुक्त सभी यानी कि सही है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर भी बना था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुआ था, ये कहाँ बना था? तो कलकत्ता में। पहला प्रथम बार जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ वो कलकत्ता में हुआ था 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का, वारेन हेस्टिंग की बात है, उसका बात है जो संपूर्ण भारत का, उसका उसमें नाम नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब संपूर्ण भारत की कहा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो संपूर्ण भारत का कौन बना था, तो वो हो गया लॉर्ड कैनिंग ही बना था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है, डलहौजी का शासनकाल किस नीति के कारण प्रसिद्ध था? देखिए, किस नीति के कारण प्रसिद्ध था? एक बात बता देते हैं, डलहौजी का जो ये हड़प वाला नीति था, लैप्स नीति, इसके कारण इसका आलोचना भी हुआ था, और इसके कारण ये प्रसिद्ध भी था, समझ गए। तो जिस बात से आलोचना होता है उस बात से प्रसिद्ध भी हो जाता है। तो यानी कि डलहौजी का शासनकाल किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध था, समझ गए। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध था। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो है ये कब से 1848 से 1856 तक इसका रहा, ठीक है। 1848 से 1856 तक कहाँ किया था? तो सबसे पहले सतारा में किया था। डलहौजी का जो शासनकाल, जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति था जो था, इसके कारण जो हड़प नीति है, सबसे पहले सतारा, झांसी, नागपुर आदि को इसने किया था। सबसे पहले कहाँ किया था? तो सतारा में किया था। सतारा, झांसी, नागपुर इत्यादि में। तो डलहौजी का शासनकाल किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध था, इसके कारण उसकी आलोचना भी हुई थी, और ये 1848 से 1856 के बीच रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता था? तो मैसूर में उसका बात है, तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे। टीपू सुल्तान जो किस नाम से जाने जाते थे? तो टीपू सुल्तान जो है वो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे, समझ गए। और जब अंग्रेज़ों से युद्ध होता था तो इनका झंडा पे जो है टाइगर का चित्र रहता था, तो ये इससे माना जाता था कि अंग्रेज़ों से युद्ध का ये प्रतीक है। अंग्रेज़ों से युद्ध का प्रतीक क्या माना जाता था? तो इनके झंडा पे शेर का चित्र रहता था, समझ गए। तो टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता था? तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। देखिए अगला जो है, लाइन ऑफ पंजाब। द लाइन ऑफ पंजाब जो है ये महाराजा एक रंजीत सिंह थे, उनको लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता था, समझ गए। ये लाइन ऑफ का पंजाब किनको कहा जाता था? तो महाराजा रंजीत सिंह को, महाराजा रंजीत सिंह को, ठीक है। और द रूलर ऑफ रंगून ये नहीं, फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी को कहा जाता था, समझ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता था, शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज को। टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता था? तो वो हो गया टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से वो जाने जाते थे, ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाने जाते थे? तो वो टीपू सुल्तान, ठीक है। द लाइन ऑफ पंजाब के नाम से तो महाराजा रंजीत सिंह। द फादर ऑफ इंडियन नेवी तो वो शिवाजी महाराज थे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ मैसूर किसे कहा गया था? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, मिसाइल मैन ऑफ मैसूर ये भी कहा जाता था, समझ गए। तो मिसाइल मैन ऑफ मैसूर भी किनको कहा जाता था? तो वो टीपू सुल्तान को कहा जाता, ठीक है।
फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी महाराज को कहा जाता था, ठीक है। बाकी मिसाइल मैन ऑफ मैसूर और टाइगर ऑफ मैसूर, ये दोनों वर्ड जो है ये टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा के प्रवर्तक कौन थे? थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड का जो नाम आता है ये रैयतवाड़ी प्रथा को लागू करने में आता है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी प्रथा को के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे थॉमस मुनरो, समझ गए। थॉमस मुनरो जो थे वो रैयतवाड़ी प्रथा के प्रवर्तक थे। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड कह लीजिए, एवं कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड क्या थे? तो वो रैयतवाड़ी प्रथा के प्रवर्तक थे। 1820 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है। देखिए अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अस्थाई बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके संस्थापक थे? तो अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली को किस नाम से जाना जाता है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सहायक संधि को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को किसने लागू किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के तहत जाना जाता है। हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। पहले ही बता चुके कि सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो है वो लैप्स नीति, ठीक है। लैप्स नीति यानी कि हड़प नीति। लैप्स नीति किसके द्वारा? तो वो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वारेन हेस्टिंग को किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधारों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासनिक सुधारों में, ठीक है। प्रशासनिक सुधारों में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को जाना जाता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग को प्रशासनिक सुधारों में जाना जाता है, सुधारों के नाम से। देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप सभी को पता है कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। और किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा, समझ गए। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, समझ गए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि जैसे पहले मतलब कि क्या था ना कि किसानों से डायरेक्ट कर वसूला जाता था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ कि जमींदार रख दिए गए कि हाँ तुम्हारा ये क्षेत्र है, तुम यहाँ से जमींदारी तहसील करके हमें दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लागू कर दिया गया। और किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, समझ गए। ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी सिस्टम जो है वो किसने लागू की? तो हॉल्ट मैकेंजी जो है वो, देखिए सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था थी वो क्या थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है, जैसे देखिए जमींदार रख दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त में, उसमें है कि किसानों से, हर किसान से कर वसूला जाता था। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में जैसे कोई एक गांव है, ठीक है, तो उस गांव का, उस एरिया को ही मतलब कि कर दिया गया कि हाँ इस एरिया का इतना कर होता है, पूरा एक ठौए, समझ गए, एक ठौए कि हाँ तुम्हारा इतना हुआ, इस एरिया का इतना कर हुआ, इतना किसको देना पड़ेगा। तरह तरह के मतलब कि अंग्रेज लगा देते कर, समझ गए। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये 1822 में लगाया गया था। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्रों में? ये लगभग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, समझ गए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये लगाया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जिसे आप उत्तर पश्चिमी प्रांत भी बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत में
उत्तर पश्चिमी में या उत्तर पश्चिमी प्रांत में बोल सकते हैं, समझ गए। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो क्या था कि जैसे पूरे एक एरिया का यानी कि एक गांव का एक ठेका दे दिया गया, हाँ कि पूरे एरिया का इतना कर होता है, और महालवाड़ी की पूरा माहौल, समझ गए, पूरा माहौल का, पूरा मोहल्ला का, समझ गए। इस प्रकार से पूरा मोहल्ला का एक कर हो गया कि इतना कर आपको देना है, ना कि हर किसान से, ठीक है। हर किसान में वो था अस्थायी बंदोबस्त में जो जमींदारों के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए यानी कि सीआरपीसी, समझ गए। जो किसके काल में इंडियन पिनल कोड जो है, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, समझ गए। ये पारित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, समझ गए। लॉर्ड डलहौजी का काल जो है 1848 से 1856 के बीच है, ठीक है। 1848 से 1856 बीच इनका काल है। तो इसी में ये लागू किया गया था। और जैसे आईपीसी हुआ, ये हुआ आईपीसी, समझ गए। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी बोलते हैं कई लोग। ये सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीआरपीसी। ये जो कोड है वो पारित किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 काल के बीच इनका काल था, लॉर्ड डलहौजी का, समझ गए। तो पहला ऑप्शन है दिख रहा होगा आपको, लॉर्ड बेवेल का नाम आता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, समझ गए। लॉर्ड मेयो जो है शिक्षा सुधार से जुड़े थे। लॉर्ड मेयो जो है ये शिक्षा सुधार से, ये इनका नाम बहुत अच्छा आता है लॉर्ड मेयो का। और लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के बाद इन्होंने शांति स्थापित करने में इनका योगदान जाता है। लॉर्ड कैनिंग का 1857 के बाद जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद शांति स्थापित करने में इनका योगदान जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश के किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी, ठीक है। तो जो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके काल में टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, तो ये हो गया लॉर्ड डलहौजी। इसके काल में विकास कुछ हुआ था, समझ गए। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था, और वो था 1851 में कलकत्ता से आगरा के बीच। ये जो है 1851 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच जो है वो टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी, ठीक है। और लॉर्ड रिपन का जो नाम आता है वो स्वशासन नीति से, और स्वतंत्रता के समय वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्रता के समय ये वाइसराय थे, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, किस गवर्नर जनरल ने प्रथम रेल सेवा का शुभारंभ किया। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है ये काम अच्छा किए थे, समझ गए। रेल सेवा करना, जैसे टेलीग्राफ का लाइन बिछाना, ये सब में इनका योगदान बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तो जो आप सुनते हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच जो रेलवे लाइन सबसे पहली जो रेल सेवा जो प्रारंभ की गई थी वो इसी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही की गई थी, समझ गए। जो 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में ये चालू किया गया था। सबसे पहली जो रेल सेवा है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था, तो बॉम्बे से, पहले बॉम्बे बोला जाता था, तो बॉम्बे से ठाणे के बीच, ठीक है। बॉम्बे से ठाणे के बीच, ये सब अपनी सुविधा के लिए किए थे, ठाणे के बीच, ना कि हम लोगों की सुविधा के लिए। ये भारतीयों को तो सिर्फ लूटने आए थे, समझ गए। भारत को सिर्फ लूटने आए थे। अपना माल जो है जल्दी से जल्दी इधर से उधर जाए, वहां से माल हड़प करके यहाँ लाए, यहाँ से माल हड़प करके अपना विदेश ले जाए, वही वाला नीति था। वही के कारण ही ट्रेन बिछाया था, वो यहाँ का विकास के लिए, ठीक है। टेलीग्राफ वगैरह तो बिछाया गया, वहां से शुभारंभ हुआ कि हाँ पहला रेल की शुरुआत हम लोग पढ़ते भी हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच। तो ये अंग्रेजे के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन सबसे पहला रेल सेवा शुभारंभ किया गया था, ठीक है। देखिए एक लॉर्ड कर्जन आप देख रहे होंगे। लॉर्ड कर्जन का नाम पता है कहाँ था? लॉर्ड कर्जन का नाम जो है बंगाल विभाजन के समय इनका नाम प्रसिद्ध है। लॉर्ड कर्जन का जो है बंगाल विभाजन जब हुआ था, बंगाल विभाजन
बंगाल विभाजन करने में इनका ही योगदान था। विभाजन के समय योगदान था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल विभाजन के समय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो सामाजिक सुधारों में प्रसिद्ध थे। सामाजिक सुधारों में ये प्रसिद्ध था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सामाजिक सुधारों में प्रसिद्ध था। सुधारों में प्रसिद्ध था। समझ गए। सब अपना है जो लौडे है, तब ना यहाँ पर भारतीय को इस तरह का मतलब कि इनका नामे है जो ऐसा है ना कि इंडियन को लगता लॉर्ड है। अब बड़का लॉर्ड है, हड़प करने वाला लॉर्ड है। सब भगवाने हैं, अपने आप में लॉर्ड लगा लिया था। सब समझ लीजिए कि सब जो है अपना नाम में जो सरनेम है वो लॉर्ड लगा लिया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिट्टन है। लॉर्ड कर्जन का कब आता है? बंगाल विभाजन के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक का सामाजिक सुधारों में प्रसिद्ध थे। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है टेलीग्राफ का लाइन बिछाया गया। उसके बाद रेल की सबसे पहली जो भारत में रेल सेवा शुरू की गई वो लॉर्ड डलहौजी के समय ही की गई, और वो 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच की गई। ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य विभाग का संगठन है? तो स्वास्थ्य विभाग का संगठन यहाँ पर आपको मेडिकल ही दिख रहा है, तो यही है इंडियन मेडिकल सर्विस जो है। ये ब्रिटिश शासनकाल में जो है मेडिकल व्यवस्था मतलब कि देता था। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में चिकित्सा सेवाओं का संगठन था ये। मतलब कि ये क्या था? ब्रिटिश शासनकाल में चिकित्सा सेवाओं का संगठन था। समझ गए। चिकित्सा सेवाओं का संगठन था। सेवाओं का संगठन अंग्रेज के समय जो था, अंग्रेज के समय जो है इंडियन मेडिकल सर्विसेज जो था ये जाना जाता था मतलब कि चिकित्सा सेवाओं का एक संगठन है। ठीक है। इसको शॉर्ट में IMS बोला जाता है। इसको शॉर्ट में जो है IMS बोला जाता है। इसका जो मुख्य काम था, समझ गए, इसका जो मुख्य काम था वो अंग्रेजों और जो प्रशासनिक जितने भी अधिकारी थे उसको सेवा प्रदान करना, उसको स्वास्थ्य संबंधित सेवा प्रदान करना। ये IMS जो इंडियन मेडिकल सर्विसेज था, इसका मुख्य काम जो था जितने भी अंग्रेज थे वरिष्ठ अधिकारी थे और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उनको सेवा प्रदान करना। उनको मेडिकल वगैरह का कुछ अगर इशू हुआ तो उनको उस प्रकार का प्रदान करना। ना कि पहले के तो जब हम लोग जितने भी भारतीय यहाँ पर मूल भारतीय थे उनको अगर तबीयत वगैरह खराब होता था गांव में ही जो छोटा मोटा डॉक्टर वगैरह वैद्य वगैरह रहते थे उन्हीं से इलाज वगैरह होता था। हालांकि उस समय स्वास्थ्य वगैरह को उतना सुधार नहीं था, तो पहले बहुत लोग ऐसे ही मतलब कि छोटा मोटा रोग में भी लोग गुजर जाते थे। लेकिन समझ गए, तो इन लोग का जो सेवा था बस इन्हीं लोग के लिए था। बाकी हम लोग से जितने भी इंडियन लोग से थे सिर्फ पैसा को चूसना था। समझ गए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। भारत में रेलवे का निर्माण सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? देखिए CDS 2004 में ये पूछा गया है। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही किया गया था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच। समझ गए। इसके शासनकाल में जो है, इसके शासनकाल में रेल जो है रेल डाक ये सब जो है सेवा ये मतलब कि शुरू किया गया था। रेल डाक हो गया, टेलीग्राफ सेवा ये सब शुरू किया गया था। सेवा शुरू किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत विजय यात्रा के समय ब्रिटिशों की विजय का प्रमुख कारण क्या था? मतलब कि जैसे अंग्रेज भारत आए तो वैसा कौन कौन सा कारण था जो भारत में अंग्रेज आकर के विजय हो गए, एक तरीके से पूरा अपना कैप्चर कर लिए, पूरे अपना जो है मतलब कि एक तरीके से अधिकार जमा लिए। समझ गए। तो उसमें जो है सबसे पहला तो समुद्री मार्ग से वो आए थे। समुद्री मार्ग उन लोग के लिए आसान था। समझ गए। और उसमें था कि एक तो कि आपसी मतभेद करा करके एक दूसरे राज्य से लड़ा करके और अपना मतलब कि काम निकाल लेना। समझ गए। इस प्रकार से काम किए। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बिल्कुल सही था।
अंग्रेजों की सैन्य शक्ति तो था, ये था स्ट्रांग था। अंग्रेजों की कूटनीतिक की कुशलता, सबसे बेस्ट जो उसका चाल, जो भारत में जो कब्जा करने का, जो अपना अस्थायित्व बनाने का तो था, वो अंग्रेजों की कूटनीति की कुशलता। वो कूटनीति में कुशल थे। अंग्रेज जो है कूटनीति में कुशल थे, समझ गए। और अंग्रेजों की समुद्री शक्ति, बिल्कुल वो जहाज से यात्रा करते थे, अपना यहाँ पर आते थे जहाज से, यहाँ से मसाला वगैरह जो भी है, पैसा वगैरह यहाँ से ले जाते थे, समझ गए। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त तो क्या है, इसमें सभी हो जाएगा, समझ गए। भारत विजय यात्रा के समय ब्रिटिशों की विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेज की सैन्य शक्ति बिल्कुल है, अंग्रेजों की कूटनीति की कुशलता, अंग्रेजों की समुद्री शक्ति, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। सीडीएस 2004 में पूछा गया एमसीक्यू है ये। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में रेल व डाक सेवा का विस्तार किसने किया? तो भारत में डाक व रेल सेवा का विस्तार आपको पहले ही बताया कि जो रेल सेवा है, जो डलहौजी नहीं किया था 1853 में मुंबई से बम्बई से ठाणे के बीच, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक सेवा और जो है रेल सेवा, ये दोनों का मतलब कि विस्तार किया था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है रेल सेवा कब शुरू किया गया, ठीक है, रेल सेवा तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा ही, समझ गए। रेल सेवा शुरू किया गया डलहौजी के द्वारा 1853 ईस्वी में। और जो है टेलीग्राफ सेवा, जो है टेलीग्राफ सेवा कब शुरू किया गया था? सबसे पहले टेलीग्राफ ही शुरू किया गया था, समझ गए। टेलीग्राफ जो है शुरू किया गया था, टेलीग्राफ वो 1852 ईस्वी में ही किया गया था, ठीक है, वो 1852 ईस्वी में ही किया गया था। और डाक सेवा जो है, डाक सेवा शुरू किया गया था कब? 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, यानी कि 52 में टेलीग्राफ शुरू किया गया, रेल सेवा जो है 1853 में शुरू किया गया, डाक सेवा जो है 1854 में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, किस अधिनियम एक्ट के तहत जो है बंगाल, मद्रास व बंबई में छोटी न्यायिक समितियां गठित की गई? तो ये जो छोटी न्यायिक समितियां जो है, ये गठित किया गया था चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में, समझ गए। चार्टर एक्ट के तहत शुरू किया गया था, जो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, उसी में छोटी न्यायिक समितियां को गठित किया गया था। और चार्टर एक्ट 1853 का जो बात है, इसमें भारतीयों को नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। अनुमति दी गई थी। यानी कि जैसे देखिए चार्टर एक्ट 1853 के तहत ये कहा गया कि नहीं, भारतीय लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अब यहाँ पर काम में रखा जाएगा, उनको भी वेतन वगैरह दिया जाएगा, उनको भी काम दिया जाएगा, समझ गए। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है भारतीयों को नियुक्ति की अनुमति दी गई। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है न्यायिक समितियां का गठित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये मतलब कि केवल इसमें केवल गवर्नर जनरल जो है ना, उसका पद स्थापना हुआ, केवल इसमें गवर्नर जनरल का पद स्थापना हुआ। इसमें केवल जो है गवर्नर जनरल का पद का स्थापना हुआ। एक पिट्स इंडिया एक्ट है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये ब्रिटिश सरकार की जो है निगरानी बढ़ी थी। पिट्स इंडिया एक्ट एक तरीके से भारतीयों पर शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था, समझ गए। ब्रिटिश सरकार की निगरानी बढ़ी थी इसमें, ब्रिटिश सरकार की निगरानी बढ़ी, समझ गए। तो किस अधिनियम के तहत जो है बंगाल, मद्रास व बंबई में छोटे न्यायिक समितियां गठित की गई? तो वो हुआ चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में, जिसके तहत जो है छोटी न्यायिक समितियां बनाई गई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है वो भारतीयों को मतलब कि अनुमति दिया गया कि हाँ आप काम कर सकते हैं, आपको मतलब कि नियुक्ति उनको भी मतलब कि जॉब पर रखा जाएगा, ठीक है, ऐसा परमिशन दिया गया, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है, काहे कि ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता भी है, समझ गए। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो लॉर्ड डलहौजी को है। इसको हम लोग बार बार देख चुके हैं, ठीक है। ये क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन से विद्रोह नहीं है, तो सन्यासी विद्रोह ये विद्रोह है, ये 1770 से 1800 के बीच बंगाल में हुआ। 1770 से 1800 के बीच बंगाल में हुआ। बंगाल में हुआ। एक है रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह है जो है 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये जो है 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एक है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह जो है वो मंगल पांडे वाला है, समझ गए। तो वो 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1857 ईस्वी में हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए यही है जो एक विद्रोह नहीं है, समझ गए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये एक तरीके का नरसंहार है। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। तेरह अप्रैल 1919 को। तेरह अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया गया था, समझ गए। जनरल डायर के आदेश पर, जनरल डायर के आदेश पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चिकित्सा विभाग जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा नहीं, लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा, बिल्कुल लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा जो है चिकित्सा विभाग मतलब कि स्थापित किया गया था। चिकित्सा विभाग जो है स्थापित किया गया था लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा, समझ गए। और ये लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा चिकित्सा विभाग जो है 1828 से 1835 के बीच जो है, 1828 से 1835 के बीच आप कह सकते हैं, 1828 से 1835 के बीच। और लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा और भी किया गया था, इसके द्वारा सती प्रथा का तो अंत है 1829 में। 1829 में जो है, 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत, ठीक है। लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत जो है 1829 में किया गया। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी की गई थी। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई, समझ गए। 1828 से 1835 के बीच जो है चिकित्सा विभाग का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड रिपन को स्वशासन के जनक के नाम से जाना जाता है, समझ गए। प्रशासनिक सुधारों के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना था। लॉर्ड ब्लेजली को जो है सहायक संधि के रूप में जाना जाता है, सहायक संधि की नीति के प्रवर्तक, सहायक संधि के नीति के प्रवर्तक, संधि के नीति के प्रवर्तक। सहायक संधि की नीति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये मिडिवल से मिला जुला है, समझ गए। मराठा शक्ति का पतन किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये आप सभी को पता होगा कि पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है मराठा शक्ति का जो है वो पतन हो गया था, समझ गए। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो युद्ध हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो युद्ध हुआ था उसी में तीसरा पानीपत युद्ध कहा जाता है। पानीपत के युद्ध में यानी कि 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध,
युद्ध में। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था कब? 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और ये विरोध का जो मुख्य कारण हुआ, जैसे बंगाल विभाजन तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन तो कर ही दिया, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया। लेकिन ये लॉर्ड कर्जन जो एक नीति बनाया था, बंगाल विभाजन हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजित कर दिया था, समझ गए? ये एक नीति बनाया था कि फूट डालो राज करो, माने कि एक दूसरे में भारतीय में फूट डाल दिया और अपने खुद राज करने लगा। तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के कारण जो है ये विरोध हुआ था। और विरोध होने के कारण जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया, समझ गए? बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया। और ये रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल विभाजन जो है 1911 ईस्वी में है जो रद्द कर दिया गया। और मतलब कि 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ, लेकिन ये विभाजन अंग्रेज अपना राज करने के लिए फूट डालो राज करो वाली नीति के कारण ये किए थे, और तो वो रद्द कर दिया गया, ठीक है। कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल व डाक और टेलीग्राफ जो लाइनों का आरंभ किसने किया था? ये तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। जो भारत में रेल का जो पहला जो किया गया वो डलहौजी के द्वारा ही किया गया 1853 ईस्वी में, मुंबई से ठाणे के बीच। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो भारत में रेल व डाक सेवाओं व टेलीग्राफ लाइनों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया, ठीक है। ये सिंपल सा ही 2-3 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम एक्ट के तहत जो है 146 और 123 पूर्व की छोटी समितियां का गठित की गई? किस अधिनियम के तहत जो है 146 एवं 123 पूर्व की छोटी समितियां का गठित की गई? तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ये नहीं होगा, पिट्स इंडिया एक्ट ये भी नहीं होगा, समझ गए। चार्टर एक्ट 1813, मतलब कि 1813 के कारण ही पूर्व की छोटी समितियां का जो है गठित किया गया और व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ। व्यापार का जो एकाधिकार है वो समाप्त हो गया और समितियों का गठन हुआ। व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त हो गया, समझ गए। व्यापार का एकाधिकार माने कि एक तरफा अधिकार जो है, अधिकार समाप्त हुआ और छोटी समितियों का गठित की गई, ठीक है। छोटी समितियां जो है गठित की गई और व्यापार का एकाधिकार जो है वो समाप्त हो गया। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1813 के तहत, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ अंतिम युद्ध कौन सा था? देखिए अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुआ है। पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है, समझ गए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच हुआ था। 1775 से 1782 के बीच। और इसमें कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। इसका मतलब कि ना कोई जीत हुआ ना इसमें कोई हार हुआ, ठीक है। कोई परिणाम नहीं, इसमें कोई परिणाम नहीं। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1803 से 1805 के बीच हुआ। इसमें जो है 1803 से 1805 के बीच अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है। और देखिए यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, इसी में जो है मराठों का हार हुआ और मराठों का पतन हुआ, समझ गए। मराठों का जो अंतिम युद्ध जो है वो 1817 से 1818 के बीच हुआ। 1817 से 1818 के बीच हुआ।
1817 से 1818 के बीच हुआ। इसी में मराठों की हार हुई, मतलब कि इसमें भी मराठे हार गए और यहाँ भी मराठे हार गए, समझ गए। यानी कि यहाँ भी अंग्रेज जीत गए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से मराठों की पूरी तरह से हार हो गई। मराठों की अंतिम हार हुई। यानी कि देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए और तृतीय आंग्ल मराठा में भी अंग्रेज जीत गए, लेकिन जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद भी मराठों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, और जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मराठा का जो अंतिम युद्ध हुआ 1817 और 18 के बीच, ये अंतिम मराठा युद्ध हुआ। इसके बाद मराठों का हार हो गई अंतिम रूप से। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है बंगाल का वास्तविक शासक कौन था? यहाँ तो वास्तविक शासक जो है मीर जाफर को कहेंगे। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को मीर जाफर धोखे से हरा दिया था अंग्रेजों की सहायता करके, समझ गए। अंग्रेजों का यहाँ पर कूटनीति के तहत मीर जाफर जो है अंग्रेजों को सहायता किया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद मीर जाफर को अंग्रेजों के मर्जी के कारण ही वो मतलब कि मीर जाफर को वास्तविक शासक बना दिया गया, लेकिन असली जो सत्ता का अधिकार है, मतलब कि वास्तविक अधिकार जो है वो अंग्रेजों के पास ही रहा, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के बाद जो है बंगाल का वास्तविक शासक कौन था? तो वो था मीर जाफर, ठीक है। धोखे से सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला है, रिंग फेस नीति सर्वप्रथम किसने लागू की? रिंग फेस नीति क्या है? देखिए, बंगाल में जो है अंग्रेजों का दायित्व अच्छा था, ठीक है। वहाँ अपना पूरा एकदम फल फूल रहे थे, तो वो चाहते थे कि हम पर कोई इंटरफेयर ना करे, हमें कोई इंटरफेयर ना करे, तो चारों तरफ से अपना घेराबंदी करना चाहते थे, चारों तरफ से अपना सुरक्षा करना चाहते थे। तो इसी रिंग फेस नीति इसको बोला गया है, समझ गए। इसमें क्या होता था कि चारों तरफ से वो अपना घेराव करते थे और चारों तरफ, माने कि उसके क्षेत्र में कोई बाहरी लोग नहीं जा सकता है, तो वही रिंग फेस नीति है। वारन हेस्टिंग के समय ये लागू किया गया था बंगाल की सुरक्षा हेतु, ठीक है। ये वारन हेस्टिंग के समय लागू किया गया बंगाल की सुरक्षा हेतु। बंगाल की सुरक्षा हेतु लागू किया गया, ठीक है। तो रिंग फेस नीति किसके समय लागू किया गया? तो वो वारन हेस्टिंग के समय लागू किया गया बंगाल की सुरक्षा हेतु। मतलब कि बंगाल में उसका दायित्व जो अंग्रेजों का था वो अच्छा था, वो चाहता था कि हमारे चारों तरफ जो है घेराबंदी रहे और इसके अंदर कोई ना बाहरी लोग आ पाए, ठीक है। इसी कारण ये नीति बनाया था। अंग्रेज अपनी फायदा के लिए हर तरीके का नीति अपनाते थे, समझ गए। अगर डलहौजी ने रेल का उद्घाटन किया, रेल किया, डाक किया, तो वो सारा अपना सुविधा के लिए किया था, ना कि भारतीय की सुविधा के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि 1765 के बाद वार्षिक सहायता का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? देखिए, इलाहाबाद संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, समझ गए। रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था, और ये जो है 1765 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से मतलब कि शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, समझ गए। ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शाह आलम द्वितीय को द्वितीय को 26 लाख देने का प्रावधान। समझ लीजिए, उस समय का 26 लाख रुपया ये सारा अंग्रेज हड़प लिया और रॉबर्ट क्लाइव को एक तरीके से पूरा साम्राज्य तो उसके हाथ में ले लिया ना।
और 26 लाख रुपए सालाना एक तरीके से उसको मतलब कि वार्षिक पेंशन के तहत, पेंशन की तरह उनको देने का वादा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को वारन हेस्टिंग ने बंगाल का प्रथम दीवान नियुक्त किया था? वारन हेस्टिंग जो है एक भारतीय को सबसे पहली बार जो है दीवान जो है नियुक्त किया था, वो थे राजा नंद कुमार। समझ गए, वो राजा नंद कुमार थे। लेकिन फिर बाद में यही जो है वारन हेस्टिंग राजा नंद कुमार को फांसी दिलवा देते हैं। क्या होता है कि राजा नंद कुमार जो है मतलब कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं वारन हेस्टिंग के ऊपर कि ये भ्रष्टाचार किया, ये घोटाला किया है। तो फिर बाद में षड्यंत्र के तहत जो है वारन हेस्टिंग राजा नंद कुमार को वो फांसी दिलवा देते हैं। ये सब जो कांड है फांसी दिलवा दिए थे 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में बाद में जो है वारन हेस्टिंग मतलब कि यहाँ पर बाद में वारन हेस्टिंग ने ने 1775 ईस्वी में राजा नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया। समझ गए, यानी कि पहले तो वारन हेस्टिंग जो है अपना दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत दयालु हैं, इस प्रकार से करके, या तो हो सकता है उसके मन में कुछ ऐसा भ्रष्टाचार वाला होगा कि कुछ भी अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे, अगर कुछ आरोप होगा तो इस भारतीय को हम जैसे मैं तैसे कर देंगे। समझ गए, तो राजा नंद कुमार को वो दीवान बनाया। और राजा नंद कुमार जो एक लॉयल व्यक्ति थे, उन्होंने वारन हेस्टिंग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि हाँ ये भ्रष्ट किया है। तो फिर वारन हेस्टिंग ने षड्यंत्र के तहत इनको 1775 ईस्वी में राजा नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, मराठों द्वारा अंग्रेजों से पराजय के बाद कौन सा युद्ध अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध कहलाता है? आंग्ल मराठा युद्ध जो है, अंतिम बार जो मराठा हारे थे वो 1717 से 1718 ईस्वी के बीच में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। समझ गए, 1717 से 1718 ईस्वी के बीच समझ गए। तो इसी में 1717 से 1718 ईस्वी के बीच में तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसी में मतलब कि लास्ट बार जो है अंग्रेजों से मराठा पराजय हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? इसमें नाम एक राजा राम मोहन राय का भी आता है। इन्हीं के सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये मतलब कि सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय के सहायता से। समझ गए, राजा राम मोहन राय के सहायता से।